लगभग सारे टॉपिक्स इसमें आपके कवर हो ही जाएंगे जितने भी आते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। इसके अलावा पीडीएफ्स आपको मिल रही हैं टेलीग्राम चैनल पर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपका फेवरेट क्वेश्चन जो इस बार भरपूर एक एक सेट में 4-4 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस में से मतलब 4-4 क्वेश्चंस भी दिए हैं इन्होंने, तो जो कि एक बड़ा अमाउंट है स्टेटमेंट और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस का, कि एक स्टेटमेंट दिया जाता है जिसको असर्शन यानी कथन कह रहे हैं और दूसरा उसका तर्क दिया जाता है। तो आपको देखना है कि कौन सा सही है, फटाफट से बताइएगा। ए कह रहे हैं 78% लोग। शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो लोग भी डेली सेशन देखते हैं। कई बार क्या होता है नोटिफिकेशन नहीं जाता है, जैसे अभी उदय सर की क्लास खत्म हुई है तो दूसरे सेशन का कई बार नोटिफिकेशन मिस हो जाता है। तो उस केस में जहाँ पे भी आप जुड़े हुए हैं, जिन भी ग्रुप्स में या जिस भी जगह पे आपको पता है आपके 2-4 दोस्त होंगे, उनका भी भला हो जाए कुछ, वो भी सीडी भी पढ़ लें। देखिएगा फटाफट से जवाब दीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। पहले इसको पढ़ लीजिए आप क्वेश्चन को, फिर ही हम आगे की बात करेंगे। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। कुछ लोग तो 64% लोग तो आंख बंद करके उत्तर दे रहे हैं कि हाँ बस अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो पहले वाला ही होगा, कि ये वाला क्वेश्चन हो तो सीधा ये, पता नहीं किसने समझा दिया इनको। देखिएगा, इसको पढ़िएगा, पहले स्टेटमेंट पढ़िए तो सही, तब तो आगे की बात करेंगे। चिल्ड्रन शुड बी प्रोवाइडेड विद लव, केयर एंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एंड लर्न इन अर्ली चाइल्डहुड। यानी बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में, जो पूर्व बाल्यावस्था है, 2 से 6 वर्ष की अवस्था है, वहां पर भरपूर प्यार मिलना चाहिए, देखभाल उनकी होनी चाहिए और बहुत सारे अवसर, अलग अलग एक्टिविटीज करने के मिलने चाहिए। क्या ये बात गलत लग रही है? कहीं से बिल्कुल भी नहीं लग रही है ना। 60%, 53% लोग तो अभी भी उत्तर गलत दे रहे हैं। ए इसका उत्तर नहीं है। जिनको ए लग रहा है मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि आप लोगों ने गलतियां खूब कर दी हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो पूर्व बाल्यावस्था है, जो बचपन है बच्चे का, जो प्ले एज जिसको हम कह रहे हैं, टॉय एज जिसको हम कह रहे हैं, वो क्या है? वो समय है जब बच्चे को लव, वार्मथ, केयर चाहिए, है ना। तो उसको सिर्फ ये नहीं है कि आपने दूध की बोतल लाए और अंदर डाल दी मुके और बस हो गया काम। नहीं, बच्चे को आपको दिल से भी लगाना है, उसको प्यार भी करना है, हाय रे मेरा बच्चा भी करना है, तब जा करके उसको मजा आएगा जीवन में। ठीक, तो ये बात तो सच है। और अपॉर्चुनिटीज अलग अलग खेलने कूदने की, अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको देनी है, सही बात है। रीजन क्या है इसका? आउटकम ऑफ सीवियरली डेप्राइव्ड चाइल्डहुड कैन बी इजीली मॉडिफाइड इन लेटर ईयर्स। यानी गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों को बाद के वर्षों में बदलना बहुत आसान होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन बच्चों के साथ या तो सेक्सुअल अब्यूज या वैसे भी मारपीट, या फिर जिनको प्यार नहीं मिला होता बचपन में, उनमें मिसट्रस्ट की भावना, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी, उनमें और भी बहुत सारी चीजें जीवन में आगे देखने को मिलती हैं। ट्रस्ट का तो इशू एक मेजर इशू होता ही है। इसके अलावा मतलब वो जो बचपन वाली स्टेज थी, अगर हमने वहां उसको ठीक से ट्रीट नहीं किया, उस समय पे जो चीजें मिलनी थी वो नहीं दी, तो वो आगे जाके समस्या बननी ही बननी है। ठीक है, वो एक ट्रॉमा क्रिएट हो जाएगा। और ये बिल्कुल आसान नहीं होता कि यदि बच्चा डेप्राइव्ड चाइल्डहुड से आया है, डेप्राइव्ड, अब चाहे वो सामाजिक रूप से वंचित हो, इमोशनली वंचित हो, है ना, किसी भी रूप से अगर वो बहुत ज्यादा सीवियरली डेप्राइव्ड रहा है, तो उसको आसानी से आप ठीक नहीं कर सकते। मान लीजिए उसको खाना भी ठीक से नहीं मिला, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया, कुपोषण का, क्या बाद में ज्यादा खाना खिला के ठीक कर देंगे उसे? नहीं कर सकते। तो बाद में ऑल्टर नहीं कर सकते आप, बाद में सीवियरली डेप्राइव्ड चाइल्डहुड का जो मॉडिफाई नहीं कर सकते आप बाद में। इजीली मॉडिफाइड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कई लोगों की पूरी पूरी जिंदगी निकल जाती है, वो लोग थेरेपी लेते हैं। ट्रॉमा सही करने में या उसको डील करने में ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर शारीरिक रूप से कोई कुपोषण का शिकार हो गया तो फिर तो असंभव सी ही बात हो जाती है। तो ये बात एकदम गलत है कि अगर सीवियरली डेप्राइव्ड चाइल्डहुड रहा है, किसी भी रूप से अगर वंचित रहा है बच्चा बहुत ज्यादा, तो उसको आप ठीक नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत वंचित तो हर कोई है भाई, सब कुछ तो नहीं कहेंगे कि आपके जैसा मन मर्जी की चीजें हो जाएं, सब सारा कुछ आइडियल हो जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो सी ऑप्शन कह रहे हैं आप कई लोग। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू। आर तो ट्रू हो ही नहीं सकता, तो ये तो वैसे ही हट गया। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर तो ट्रू है ही नहीं, हमने यहां पता लगा लिया ये फॉल्स है। इसका रीजन भी फॉल्स है, ये अपने आप में भी फॉल्स है। ठीक है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बात तो सही लग रही है। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, नहीं, ए तो सही था ना कि बच्चे को बचपन में प्यार मिलना पूर्व बाल्यावस्था में एकदम जरूरी बात है। ठीक है, देखिएगा, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। भाई जो असर्शन है, कथन है, वो सही है कि बच्चे को लव, केयर, अपॉर्चुनिटीज खेलने कूदने की मिलनी चाहिए, बच्चों के साथ घुलने मिलने की मिलनी चाहिए। बट हम अगर ये वंचित रह गया, अगर ये सब नहीं मिला, तो इसके इफेक्ट को हम आसानी से मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, वो इजी नहीं है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। आपके प्यारे जीन प्याजे आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए क्या पढ़ा आपने मेरे बारे में। देखिएगा, मोहम्मद अफरोज, ठीक है जी, चलिए बहुत ही बढ़िया। हाँ, लाइक शेयर भी करते रहना जैसे जैसे आप लोग आ रहे हैं। मैं यहाँ आज नंबर क्लियरली नहीं देख पा रही हूँ ठीक से। चलिएगा, अगर हम बात करते हैं सी ऑप्शन की, 42% लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन सही है। जीन पियाजे's theory is critiqued for having proposed 4 stages of cognitive development. Which debate of child development does this fall under? यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित किए गए हैं, उसके लिए उनकी आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास की किस बहस के अंतर्गत आती है? देखिएगा, 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को देने के लिए आलोचना की गई है, ठीक है। 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो उन्होंने दिए हैं, उन 4 चरणों की वजह से आलोचना क्या कहलाएगी, ये पूछा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें फंसेंगे कई सारे लोग। बहुत ही बढ़िया। देखिएगा, अगर हम बात करें 60% लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन इज राइट। समझते हैं, अगर हम बात करें तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए उनकी आलोचना की जाती है। क्यों? इंक्लूजन की वजह से। ये तो उन्होंने दिया ही है। इंक्लूजन किसको कह रहे हैं हम? क्लासिफिकेशन को। नेचर नर्चर डिबेट, ये डिबेट जब तक नहीं है, इन्होंने कहा है कि हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट को बिल्कुल इनकार नहीं कर दिया है, तो ये भी नहीं कह सकते हम। और 4 स्टेज देने की सेंसिटिव पीरियड्स भी इन्होंने बताए तो हुए हैं, उसका भी कोई पॉइंट नहीं है। एक ही प्रॉब्लम है, 4 स्टेजेस का मतलब है कि डेवलपमेंट क्या हो गया? डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। वाइगॉस्की ने स्टेजेस नहीं दी तो उन्होंने कॉन्टिन्यूअस कहा। तो ये निरंतरता वर्सेस असततता का बहस है ये अपने आप में, कि पियाजे कहते हैं कि डेवलपमेंट यानी एक स्टेज में इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, यानी ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। विकास क्या है? अनिरंतर है, एज पर पियाजे स्टेजेस में होगा, इसलिए इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है स्टेजेस के लिए। वहीं वाइगॉस्की ने कोई एज की बात नहीं की, तो उन्होंने कहा है विकास क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो ध्यान रखिएगा, पियाजे के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस है, असतत है। वहीं वाइगॉस्की के अनुसार डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस यानी सतत है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई? द काइंड ऑफ लर्निंग इन विच चिल्ड्रन लर्न थ्रू इमिटेशन ऑफ अदर्स इज कॉल्ड। कीवर्ड क्या है? इमिटेशन से जब बच्चे, अधिगम का वह रूप, सीखने का वह रूप जिसमें बच्चे दूसरों की नकल करके सीखते हैं, यानी दे लर्न बाय इमिटेटिंग और ऑब्जर्विंग अदर्स। अब बताइए क्या कहानी है? मतलब मम्मी को देखा रोटी बनाते हुए, रोटी बना लिया। मम्मी को देखा मेकअप करते हुए, मेकअप करने लग गए, है ना। दादाजी को देखा गार्डनिंग करते हुए तो पौधे लगाना सीख गए। घर में किसी और को देखा खेत पे काम करते हुए, वो सीख गए कुछ उसमें से, है ना। किसी के घर में अगर मान लीजिए किसी के पिताजी मैकेनिक हैं, तो वो बचपन से ऑब्जर्व कर करके, इमिटेट कर करके सीख गया चीजें बहुत सारी। तो ये इमिटेशन के द्वारा जो सीखना है, इमिटेट करके सीखना, अनुकरण करके सीखना, इसकी बात SLT यानी सोशल लर्निंग थियरी में हुई है। और ये SLT बाद में सोशल कॉग्निटिव थियरी बन गई थी, याद रखिएगा। किसने दिया इसको? बेंड्यूरा ने। एल्बर्ट बेंड्यूरा, बोबो डॉल का इनका एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने कहा कि बच्चे जो देखते हैं वो सीख जाते हैं एक तरह से, या इमिटेट करके, अनुकरण करके, या ऑब्जर्व करके बच्चा सीखता है। इसीलिए हम अगर मूवीज की बात करते हैं तो ऐसी मूवीज जिनमें ज्यादा मारधाड़ है, सेक्सुअल सीन्स हैं, उनको हम क्या कह रहे हैं? अडल्ट मूवीज ए रेटिंग दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि 18 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए वो चीज ठीक नहीं है। वो ऑब्जर्व करेगा और उस पर प्रभाव पड़ेगा जो वो देखेगा, या इमिटेट करने की कोशिश करेगा। तो ये जरूरी है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी आ जाए, ठीक है ना। तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, ये इमिटेटिव लर्निंग है, जिसमें एक प्रोसेस होती है मॉडलिंग की, है ना। बेंड्यूरा ने एक प्रोसेस बताई है मॉडलिंग की। मॉडलिंग, प्रतिरूपण कह देते हैं कई लोग इसको। यहां से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। उस मॉडलिंग के 4 स्टेप्स हैं मॉडलिंग के प्रोसेस से सीखने के, ARPR, ठीक। अटेंशन यानी अवधान, आपका ध्यान जाएगा। अगर आपने मम्मी को रोटी बनाते हुए देखा है तो पहले आपका ध्यान तो गया होगा ना वो चीज, है ना, करते हुए देखने पे। रिटेंशन क्या है? दिमाग में आपके रह गई वो चीज, धारण कर लिया आपने। तो आपने रोटी बनाते हुए देखा, आपने देखा कि ऐसे गोल गोल बनाते हैं, ये रिटेंशन, अटेंशन दी आपने वहां, फिर वो रिटेंशन यानी आपके दिमाग में अवधान से क्या हुआ? धारण किया आपने।
फिर आता है रिप्रोडक्शन, यानी आप खुद से उसको रिप्रोड्यूस करेंगे, पुनरुत्पादन करेंगे, वो एक्टिविटी खुद से रिपीट करके देखेंगे, रोटी बना करके देखेंगे, भारत का नक्शा बन जाएगा, तो मम्मी कहेंगे बेटे ने बहुत अच्छी या बेटी ने बहुत अच्छी कोशिश की, कोई बात नहीं फिर से करना। तो यानी रीइंफोर्समेंट मिलेगा, है ना, रीइंफोर्समेंट मिलेगा, पुनर्बलन। तो इन 4 स्टेप्स में लर्निंग होती है मॉडलिंग की प्रोसेस के थ्रू। हम बहुत सारी चीजें जीवन में ऐसे ही सीखते हैं, पहले हमारा ध्यान जाता है किसी तरफ, फिर हम उसको अपने दिमाग में ठहराते हैं, धारण करते हैं। रिप्रोडक्शन यानी हम फिर से उस चीज को करके देखते हैं, इसको प्रोडक्शन भी कह देते हैं। और रीइंफोर्समेंट का नाम मोटिवेशन भी है, कि अगर बच्चे को मोटिवेशन मिलेगी तो लर्निंग होगी, अगर मोटिवेशन ना मिलके पनिशमेंट मिल जाए तो वो लर्निंग में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इन 4 स्टेप्स किसने बात की है? बेंड्यूरा, वही बोबोडॉल वाले व्यक्ति। बोबोडॉल में क्या हुआ था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और बंडूरा ने कहा कि भाई व्यक्ति जो है, कुछ बच्चे थे, उनको एक ऐसी मूवी दिखाई गई, एक बोबो डॉल एक ऐसी डॉल थी जिसको पंच करने पे वो खड़े हो जाती थी वापस से, ठीक। तो वो जिन बच्चों ने उसको मारते पीटते हुए देखा, उन्होंने वही व्यवहार रिपीट किया कि मारना पीटना नॉर्मल चीज है। ऑब्जर्व करके अवलोकनात्मक अधिगम हुआ, सोशल लर्निंग, जो हम सोसाइटी में देख रहे हैं उसको सीख रहे हैं, ठीक है ना। और जिन बच्चों को प्यार करना सिखाया गया था, उन्होंने प्यार, अगर कोई डॉल को प्यार कर रहा था तो वो वाले ग्रुप ने प्यार किया, उस डॉल को केयर की उसकी। बिहेवियरिस्टिक लर्निंग तो आपकी कंडीशनिंग से होती है, पहले सोशल लर्निंग थियरी जो है बिहेवियरिज्म में आती थी, अभी नहीं आती है, कॉग्निटिव में आती है। डिस्कवरी लर्निंग, ह्यूमनिस्टिक, यहाँ इमिटेट करने की बात हो रही है, यानी देख करके इमिटेट करेंगे, ये सामाजिक अधिगम का हिस्सा है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर डज द एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी अमूर्त चिंतन की क्षमता, और साइंटिफिक रीजनिंग, यानी अमूर्त चिंतन और वैज्ञानिक तर्क जो है वो कब आएगा। हमें पता है वर्ड एब्स्ट्रैक्ट कहां से शुरू होती है, एब्स्ट्रैक्ट की कहानी, अमूर्त की कहानी। एक चीज है कॉन्क्रीट, जिसको आप देख सकते हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, ये पेन है, इसको देख पा रहे हैं, टच और फील कर सकते हैं जिन चीजों को, उनको हम कॉन्क्रीट कहते हैं, यानी हम उनको मूर्त कहते हैं, है ना। ये मग जो है मेरे लिए यहाँ मूर्त है, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं लव की, ऑनेस्टी की, वैल्यूज की, तो वो मूर्त नहीं है, वो मेरे दिमाग में आइडियाज हैं जिनको मैं शायद डायरेक्टली टच ना कर पाऊं, लेकिन फील कर पाऊं, सोच पाऊं उनके बारे में। तो साइंटिफिक थिंकिंग में ऐसा ही होता है, कई बार आप इमेजिनेशन में सोचते हैं और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। अमूर्त मतलब जो आपके सामने ना हो दिमाग में, मूर्त यानी कॉन्क्रीट जो सामने हो। तो कॉन्क्रीट थॉट जो है, थिंकिंग जो है, वो आ जाती है 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। लेकिन जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट लिखा होगा तो फॉर्मल ऑपरेशनल, अमूर्त चिंतन लास्ट स्टेज में आता है प्याजे की, साइंटिफिक थिंकिंग भी 11 से 15 वर्ष की उम्र में, ठीक है जी। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इज द राइट आंसर। कितने लोग सही दे रहे हैं? 60% लोग सिर्फ सही उत्तर दे पा रहे हैं। प्री ऑपरेशनल तो सिंबॉलिक स्टेज है, 2 से 7 वर्ष, ईगोसेंट्रिक होगा बच्चा, और भी रिवर्सिबिलिटी की कमी होगी, लैक ऑफ कंजर्वेशन होगा। ये सारी समस्याएं पूर्व संक्रियात्मक की हैं, और सिंबॉलिक थॉट एक अच्छी बात है वहां पे, ठीक। सेंसरी मोटर है जन्म से 2 वर्ष, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व की स्थिति है ये। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है 7 से 11, जहां पे लॉजिक आएगा कॉन्क्रीट चीजों को लेके, मूर्त चीजों के लेके। जैसे अमूर्त की बात होगी तो फॉर्मल ऑपरेशनल हाईएस्ट है ये। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था SPCF, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल। अगर एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है तो समझ जाइए फॉर्मल की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। जितने भी लोग तबीयत को लेके परेशान हैं, पहले से काफी आराम है, बट थोड़ा 2-4 दिन तो लग जाएंगे ठीक होने में। अमित ज्योति को याद कर रहे हैं। अमित, यहाँ से बढ़िया जगह और कुछ नहीं मिली क्या ज्योति को याद करने के लिए? कॉल कर लीजिए, पत्र भिजवा दीजिए, कबूतर को भेज दीजिए, है ना, कि हमारी चैट में ही करना है सब। आपका पैर ठीक हुआ कि नहीं? कल बहुत पेन हो रहा था मैम। हाँ नम्रता, अभी बहुत आराम है, पूरी तरह से तो नहीं, बट हाँ काफी ज्यादा आराम है ना। जैसे गांव में बोला जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, तो बैंड बज जाती है, आप कितना भी सारी चीजें साइड हो जाती हैं अगर बॉडी में प्रॉब्लम हो जाए कुछ तो अभी ठीक लग रहा है काफी हद तक। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, यानी पियाजे के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास, उसके मानसिक विकास के लिए क्या जरूरी है, इसेंशियल है, महत्वपूर्ण तत्व पियाजे के अनुसार कौन सा है, ये पूछा है। फटाफट से बताइएगा। मोहम्मद अफरोज कह रहे हैं मैं बिहार से हूँ, मेरा इंटर में हिंदी और उर्दू है, उर्दू नहीं है, फर्स्ट पेपर हिंदी और उर्दू, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है कंपल्शन, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है अफरोज। चलिए देखते हैं, अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट, यानी वातावरण का अवलोकन करना, ये अनिवार्य है।
ऑब्जर्वेशन की इन्होंने बात कम की है, एक्टिविटी की ज्यादा की है। चलो फिर भी ठीक है, पॉजिटिव है ये यहां तक। और देखेंगे रीइंफोर्समेंट बाय अडल्ट्स। रीइंफोर्समेंट की बात ना तो पियाजे करते हैं ना वाइगोस्की, इसकी बात या तो स्किनर करेंगे, थॉर्नडाइक करेंगे, जितने भी बिहेवियरिस्ट लोग हैं वो कर सकते हैं रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात। एक्टिव रीइंफोर्समेंट होता है गुड, वेरी गुड, शाबाश। रिवॉर्ड, पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट, ये सारी बातें बिहेवियरिस्टिक लोग करते हैं, व्यवहारवादी, जो आपके सिलेबस से बाहर की बात है। सी ऑप्शन है एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द सराउंडिंग, यानी आसपास के परिवेश की सक्रिय खोजबीन। पियाजे कहते हैं चिल्ड्रन आर लिटिल साइंटिस्ट, यानी नन्हे वैज्ञानिक हैं, एक्टिव एक्सप्लोरर्स हैं, यानी सक्रिय अन्वेषण करता है, खोज करते हैं बच्चे। छोटा सा बच्चा होगा, आप उसको पेन भी दे देंगे। मुझे याद है, मुझे एक पेन मिला था बहुत ही प्यारा सा, और मुझे पेन का शौक भी था, बट वो नया पेन था, मैंने खोल खोल के, वो स्प्रिंग वाला होता है ना, खोल खोल के उसको रेत में डाल, ये कर वो कर, पूरा उसको खोल के रख दिया। यानी एक्टिव एक्सप्लोरेशन। इसमें कई बार गड़बड़ी भी हो जाती है, बट बच्चे आसपास के परिवेश की सक्रिय खोजबीन, जिनके घरों में बच्चे होंगे वो देखते होंगे, है ना, एकदम तूफानी एक्टिविटीज उनको करनी है। क्यों? क्योंकि वो सक्रिय निर्माता हैं, लिटिल साइंटिस्ट हैं, अन्वेषण कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो पियाजे सबसे ज्यादा जोर एक्सपेरिमेंटेशन पे देते हैं, ऑब्जर्वेशन वगैरह नहीं। कंडीशन ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ये तो व्यवहारवादी सोच हो गई। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, हम ये कह सकते हैं अभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ स्कैफोल्डिंग, यानी सही उदाहरण स्कैफोल्डिंग का, मचान का, पाड़ का, टेम्परेरी हेल्प का। वाइगोस्की की याद आ रही है या नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी, इतना स्लो बोल देंगे सरकार। देखिएगा जवाब दीजिएगा फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपके पैर में कल बहुत पेन था। अरे सागर, मैं बहुत ही आभारी हूं आप लोगों की, ऐसे दुआएं, प्यार, मोहब्बत है। पैर में दर्द बहुत ऑलमोस्ट खत्म सा ही है, थोड़ी बहुत ही दिक्कत है ना, मतलब मैं अब खुद से चल पा रही हूं। देखिएगा एक बार, जवाब दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कितने लोग अभी हैं? 24,000 लोग हैं और 7,000 लोगों ने लाइक किया है, बहुत ही बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं। देखिएगा अगर हम बात करते हैं किसकी, बी ऑप्शन की, 88% लोग सही दे रहे हैं उत्तर। देखिए करेक्ट एग्जांपल स्कैफोल्डिंग का, मचान का, टेम्परेरी हेल्प का, अस्थायी मदद का, जिसकी बात वाइगोस्की कर रहे हैं। तो ए ऑप्शन है सुमित गिव्स हिज फ्रेंड हिज नोटबुक टू कॉपी द आंसर्स। कॉपी का मतलब तो नकल करना हो गया, इसमें हेल्प कहीं नहीं है, टेम्परेरी हेल्प है, ये नहीं कि आप उसकी जगह पे काम कर देंगे या उसको चीटिंग के लिए कुछ दे देंगे। बी ऑप्शन है हिंट वगैरह दे सकते हैं। बी ऑप्शन है सुमित हेल्प्स हिज फ्रेंड बाय गिविंग हर द एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ असिस्टेंस ही नीड्स फॉर सॉल्विंग ईच क्वेश्चन, यानी सुमित अपनी मित्र को जरूरत अनुसार उचित मात्रा में प्रश्नों को हल करने में मदद करता है ना। सुमित अपनी मित्र को, यानी महिला मित्र है सुमित की। यहाँ तो कई लोग खतरनाक होंगे, अरे बस जितनी जरूरत है उतनी हेल्प करता है, हम तो अपनी सारी किताबें दें, काम हम ही कर दें सामने वाले व्यक्ति का, है ना। तो वो वाला काम नहीं करना है, क्योंकि वो स्कैफोल्डिंग नहीं होगी, उससे सामने वाले व्यक्ति को सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये टेम्परेरी हेल्प है, आप वहां प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जहां बच्चा अटके, सामने वाला व्यक्ति आपका दोस्त हो, यार हो, प्यार हो, व्हाटएवर इट इज। तो सुमित अपनी मित्र को जरूरत के अनुसार उचित मात्रा में क्या देगा, असिस्टेंस देगा, हल करने में मदद करेगा। ऐसा नहीं है उसके सारा, अरे तुम क्या करोगी, है तुम्हें क्या जरूरत है क्वेश्चन सॉल्व करने की, हम ही कर देते हैं, तुम बताओ तो सही, ये नहीं करना। ठीक है सुमित सी ऑप्शन में कह रहे हैं सुमित अपनी मित्र को सभी प्रश्नों के उत्तर उसकी उत्तर पुस्तिका में स्वयं लिखकर मदद करता है, खुद ही लिख देता है, उसको सीखने ही मत दो। तो ऐसे लोगों से बचें। डी ऑप्शन है सुमित टेल्स हिज फ्रेंड दैट शी हैज टू डू ऑल द क्वेश्चंस ऑन हर ओन। अब इसमें फिर हेल्प किस बात के मित्र हैं आप, जब बिल्कुल ही मदद नहीं करेंगे तो आपका क्या चार डालें हैं, आपकी पूजा करें, आरती उतारें, फिर आपसे मदद मांग रहा है। स्कैफोल्डिंग का मतलब है जहां जरूरत है वहां हेल्प करना, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन है कि सुमित अपनी मित्र को जरूरत अनुसार उचित मात्रा में हेल्प करता है। ठीक, स्कैफोल्डिंग। आगे बढ़ेंगे, हिंट दे दिया, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम दे दी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ZPD की बात हो रही है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज अ डैश स्पेस, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक डैश स्थान है। जवाब दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये दूसरे पेपर के लिए भी है भाई, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, डोंट वरी। देखिएगा, जवाब दीजिएगा। आपको हमेशा देखता हूं आपके वीडियोस, धन्यवाद प्रियंका। देखिए, तो डायनेमिक स्पेस है ZPD। ZPD हमें पता है वो दायरा है जहां संभावित विकास हो सकता है। यहां पे एक दायरा होगा जहां पे आप खुद कर सकते हैं कुछ चीजें। ये ZPD अगर आपको हेल्प मिल जाए तो आप सीटेट क्रैक कर देंगे, यही आपका ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है।
अब ये डायनामिक है, रिजिड है, मैकेनिकल है, स्टैग्नेंट है, स्थिर है भाई, ना तो ये स्थिर होगा, ना ये यांत्रिक होगा, ना ये रिजिड होगा। ये क्या होगा? डायनेमिक होगा, फ्लेक्सिबल होगा, लचीला होगा, गतिशील होगा। आज आपको यहां तक पहुंचने में मदद की जरूरत है, कल जब आप यहां पहुंच जाएंगे तो फिर आपको DEET+B और KVS में जरूरत होगी मदद की। यानी ये दायरा आपका बढ़ गया भाई, आपने जितने मेहनत करके आपने प्रॉक्सिमिटी को बढ़ा लिया कि अब आपको इतनी लर्निंग आ गई, हो गई, अब सीटेट के लेवल की आपकी तैयारी हो गई। अब आपको जरूरत कहां पड़ गई? आपका दायरा बढ़ गया। अब ये ZPD, अभी तो आज तो सीटेट पे अटके थे, अब आगे दायरा बढ़ गया, डायनेमिक हो गया ये ZPD, संभावित विकास और बड़ा हो गया कि अब आप KVS की तैयारी करेंगे, अब आप DEET+B की तैयारी करेंगे, तो आपको वहां मदद की जरूरत पड़ेगी। तो ये डायनेमिक है, चेंज होता रहता है अगर आप संभावना के अनुसार सीख रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जवाब दीजिए फटाफट से, फिर ही हम चलेंगे आगे। अच्छा, कोई कह रहा है हिंदी की कक्षा में कम प्रश्न क्यों करवाए? कल करवाएं यार, वो बस कल पहली बार 15 क्वेश्चन कराए, नहीं तो मैं 30 क्वेश्चन ही करा रही हूँ इतने दिनों से। मेरी पैर में इतनी खतरनाक दिक्कत थी इसलिए कम कराए थे यार। हैं, थोड़ा समझ भी लिया करो। मान लिया आपका एग्जाम है, लगे हुए हैं, मेहनत करेंगे, बहुत कुछ करना बाकी है, डोंट वरी, परेशान मत हो। उर्वशी चौहान कह रहे हैं यू आर लाइव इन आवर हार्ट्स। उर्वशी चौहान, बस आंसू आ गए मेरे पढ़ के, है ना। गुरमीत मलिक कह रही हैं सुपर चैट करके, मैम गवर्नमेंट शुड यू एज नेशनल टीचर फॉर CDP। मैम EVS नोट्स प्लीज़। मैम मैं आपको इंस्टा पे मेंशन करती हूँ डेली, मेरी स्टोरी भी लगाई है आपने ID से। अरे बहुत बढ़िया गुरमीत, बहुत ही प्यारी बात है। अरे यार, आप लोगों के दिल में है तो नेशनल टीचर ही हो गए ना, इसमें अब और क्या ही चाहिए, कौन सा अवार्ड और रिवॉर्ड। देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, EVS के नोट्स भी हिंदी इंग्लिश दोनों में शेयर करूंगी, डोंट वरी, हो रहा है काम, कल उन पे वो टाइप होके आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिक ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग की आलोचना करने वाला कौन है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समीक्षा करता है? क्रिटिसिज्म, आपको पता है लॉरेंस कोहलबर्ग का जो क्रिटिसिज्म है वो मेनली किस बात पे है कि जेंडर बायस थ्योरी है। कैरल गिलिगन ने किया है। बी ऑप्शन, 54% लोग सही दे रहे हैं। देखते हैं, स्टेजेस इन कोहलबर्ग्स थ्योरी आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। तो ये तो आलोचना थोड़ी, ये तो पॉजिटिव बात है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में जो चरण है सारे वो एकदम क्लियर कट हैं और हमें पता है कि कौन सा चरण होता है कौन सा नहीं, सही बात है। तो कोहलबर्ग्स अप्रोच टू मॉरल रीजनिंग अंडर एस्टिमेट्स द मॉरल मेच्योरिटी ऑफ फीमेल्स, यानी कोहलबर्ग का जो नैतिक विवेचन का प्रस्ताव है वो स्त्रियों की नैतिक परिपक्वता का आकलन कम करता है। उन्होंने स्त्रियों की नैतिकता पे फोकस ही नहीं किया, जेंडर बायस थ्योरी है। बात तो सही लग रही है, फिर भी सी ऑप्शन पढ़ेंगे। स्टेजेस इन कोहलबर्ग्स थ्योरी ड्रॉ अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड बाय पियाजे टू डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कोहलबर्ग के सिद्धांत के चरण पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के वर्णन के क्रमों के लक्षणों को चित्रित करते हैं। यानी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे ने सीक्वेंस दिया है उसी हिसाब से दिए हैं, ऐसा नहीं है कोई कॉपी नहीं है पियाजे की, इंस्पायर्ड है। कोहलबर्ग डिड अ लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी विद हिज पार्टिसिपेंट्स वेयर ही इंटरव्यूड देम एट 3 to 4 ईयर इंटरवल। ऐसा नहीं है, चर्चा हुई है, बैठ करके डिस्कशन हुआ है कोहलबर्ग का, तब जाके ये थियरी आई है। ऐसा नहीं कि 3 से 4 साल बाद सेम पार्टिसिपेंट्स को ही इंटरव्यू किया जा रहा है कोहलबर्ग के द्वारा, वो अलग अलग एज के बच्चे वहां पे थे। बी ऑप्शन है, कोहलबर्ग्स अप्रोच टू मॉरल रीजनिंग अंडर एस्टिमेट्स द मॉरल मेच्योरिटी ऑफ फीमेल्स, फीमेल्स की मेच्योरिटी को या मॉरल एस्पेक्ट्स को, रीजनिंग को उन्होंने हल्के में लिया या फोकस ही नहीं किया। मेल सैंपल्स ही थे सारे, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यही क्रिटिसिज्म है, आलोचना है कोहलबर्ग की थियरी की। कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, अगर आप भूल गए हैं इन केस, ये अपने आप कहां से प्रकट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब देंगे। वीडियो यहां से एकदम क्लियर है, आप अपने एंड पे क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिए, है ना। कैरल गिलिगन हमने क्या, अच्छा किसी ने नाम ही कैरल गिलिगन रख लिया। आप लोग भी कमाल के क्रिएटिव लोग हैं और पेपर में नंबर नहीं आया ना कैरल गिलिगन, फिर देखना आप मिलना फिर देखिएगा, मैंने लाइक किया, टारगेट सीटेड क्वीन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए खैर, ये सब बातें हंसी मजाक और एक एनर्जी बढ़ाने के लिए होती हैं, मुख्य उद्देश्य यही है कि आप सीखें। देखिएगा, हाँ अंशु क्या हो गया भाई, क्यों दुखी हो, ऐसा क्या कह दिया? कितने लोग हैं? 75% लोग हैं जो डी ऑप्शन कह रहे हैं। आई एम हैविंग क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी विद लेट्स लर्न। अच्छा जी, धन्यवाद। चलिए समझते हैं क्या कहानी है डी ऑप्शन की। ये बाण वाला क्वेश्चन है ना, कि आप चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, अभी आसान सा टॉपिक है, बाल केंद्रित शिक्षा, आज भी हम कर रहे थे बैचेस में, सीटेट के बैच में, याद हो किसी को तो
किस तरह की चीजों पे जोर देता है? बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षण शास्त्र किस चीज पे जोर देगा? फर्स्ट ऑप्शन है इनकॉर्पोरेट्स डाइवर्स पेडागोजिक मेथड्स, यानी विविधतापूर्ण शिक्षण शास्त्रीय विधियों का समाहित करना, यानी डिफरेंट डिफरेंट मेथड से पढ़ाना। हाँ बिल्कुल सही बात है, डाइवर्स होने चाहिए क्योंकि बच्चे भी डाइवर्स हैं, तो मेथड्स भी डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, पॉजिटिव बात है, बिल्कुल चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मानेगी इस बात को। प्रमोट्स डेमोक्रेटिक क्लासरूम प्रैक्टिस, डेमोक्रेटिक होती है शिक्षा, ये बात हमने पढ़ी है जॉन डुई के बारे में। प्रजातांत्रिक, यानी हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। आपको ये देखना ऑप्शन बच्चा एक्टिव है तो वो चाइल्ड सेंटर्ड है, नहीं है तो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, ठीक। अनटिल अनलेस आप बच्चों को किसी बिल्डिंग से ना कूदने को कह रहे हो, मतलब उसका नुकसान ना हो, उसको फिजिकली कोई दिक्कत ना हो, ऐसे केमिकल से खेलने को नहीं कह रहे हैं, जब तक उसको कोई हार्मलेस है अगर चीज, तो बच्चे का एक्टिव होना जरूरी है। सी ऑप्शन है कंसिडर्स चिल्ड्रंस साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी बच्चे के मनोवैज्ञानिक विकास का ध्यान रखता है कि बच्चा कैसे किस एज में किस तरह से किन चीजों से जुड़ता है, उसका मन किस चीज से जुड़ता है, सही बात है। गिव्स प्राइमेसी टू द टीचर्स अथॉरिटी, देखो टीचर अथॉरिटी नहीं होगा, टीचर के अनुसार कक्षा नहीं चलेगी। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब है टीचर सत्ता में नहीं है, टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव हैं, बोथ आर एक्टिव और सक्रिय हैं, शिक्षक और बच्चे दोनों। फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है, बाकी गलत है। फोर्थ जहां पे भी है वो ऑप्शन अपने आप ही हट जाएगा, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है फोर्थ को हटा करके, वो है डी ऑप्शन। अगर आपको नहीं भी पता था, आपको सिर्फ ये पता था कि फोर्थ ऑप्शन गलत है और बाकी में आप कंफ्यूज भी थे, तब भी आपने फोर्थ को हटा के आंसर तक पहुंच सकते हैं एलिमिनेट करके, डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कहता है। जेंडर पे एक सवाल जो कि आना ही होता है पेपर में, फटाफट से देखिएगा। जेंडर के विषय में एक क्वेश्चन है, जेंडर मतलब लिंग, आसान सा टॉपिक है, बस कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार, इसीलिए हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो आसान टॉपिक जो आपको कंफ्यूजिंग लग रहे हैं लैंग्वेज पेपर की, वो आप देख पाए। आज बहुत गलत हो रहा है, श्वेता त्रिवेदी कह रही है। श्वेता, क्वेश्चंस इसी लेवल के हैं पेपर में, है ना। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को समझना सीख गए तो आपकी टेंशन खत्म है पेपर में, फिर आप फटाफट से कराएंगे और टाइम भी बचेगा। ये मत सोचिए सीडीपी बहुत पढ़ ली, टाइम भी बचाना है और लेंथी भी आने हैं क्वेश्चंस, तो उस केस में प्रैक्टिस जितनी हो जाए उतना अच्छा है, ठीक है जी। चलिए दीक्षा करेंगे उस पर भी काम, बताइएगा फटाफट से। सी कह रहे हैं कितने परसेंट लोग, 65% लोग उत्तर दे रहे हैं सी ऑप्शन, यानी एक माध्यमिक कक्षा में जेंडर अलगाव आधारित बैठने की व्यवस्था तथा सख्त जेंडर आधारित अधिगम क्रियाकलाप, यानी जेंडर सेग्रीगेटेड सीटिंग, यानी बॉयज इधर बैठेंगे गर्ल्स इधर बैठेंगी, ऐसा ही होता जाता है स्कूल्स में। अरेंजमेंट एंड रिजिड जेंडर बेस्ड लर्निंग टास्क, यानी अगर स्पोर्ट्स की बात है तो बिल्कुल रिजिड टास्क है। स्पोर्ट्स है तो लड़के जाएंगे, संगीत है गाना है तो सिंगिंग और डांसिंग में, रंगोली बनाने में लड़कियों को भेज रहे हैं, और लड़कों को स्पोर्ट्स में या एडवेंचरस चीजों में भेज रहे हैं। तो ये क्या है, ये जेंडर रिजिड टास्क हो गए कि आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला रहे। ऐसा भी तो हो सकता है लड़कियों का इंटरेस्ट, वो तो बच्चों को आप बच्चों की तरह नहीं देख पा रहे हैं, फिर आप उनमें जेंडर जबरदस्ती बीच में ला दे रहे हैं, ठीक। तो ये क्या है, आपने बॉयज और गर्ल्स को अलग बिठा दिया, उनके दिमाग में आपने पहले से ही डाल दिया कि तुम में कुछ तो अलग है ना, पता नहीं क्या है। अब वो ना चाहते हुए भी जिसका ध्यान नहीं जा रहा होगा वो भी जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये प्रॉब्लम है अपने आप में। हालांकि अभी पता नहीं हमारा समाज और हम कितने तैयार हैं इस चीज के लिए कि साथ में बैठे और हम नॉर्मल इंसानों की तरह ट्रीट कर पाए, घटनाएं ना घटे या चीजें ना हो, बट होना कायदे में यही चाहिए कि इनको सेग्रीगेट ना करके। अलगाव तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, सेग्रीगेट करना कोई भी अच्छी बात नहीं है ना। अभी मैं एक इवेंट में गई हुई थी तो वहां जो गवर्नमेंट के प्रयास में बहुत सारे लोग रहते हैं, काउंसलर्स रहते हैं, तो एक लेडी मिली तो वो बता रही थी कि अभी कोएड स्कूल्स, स्पेशली जो गवर्नमेंट के कोएड स्कूल्स हैं दिल्ली में, दिक्कत आ रही है वहां पे, क्योंकि वो चीज नॉर्मलाइज नहीं की गई दिमाग में। तो ईजी नहीं है, बट अगेन तो जेंडर सेग्रीगेटेड सीटिंग नहीं होनी चाहिए। सेग्रीगेशन तो अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है। तो अब जब इस तरह की चीजें होंगी कि जेंडर बेस्ड रिजिड टास्क हो रहे हैं कि लड़कियों को आप कंपटीशन में ही नहीं भाग लेने दे रहे हैं अगर स्पोर्ट्स की बात है, तो इससे जेंडर बायसनेस को बढ़ावा मिलेगा, इससे जेंडर इक्वालिटी नहीं बढ़ रही, एनकरेज नहीं हो रही इक्वालिटी। प्रमोट जेंडर स्टीरियोटाइप, फ्लेक्सिबिलिटी कहां आ रही है, इससे तो स्टीरियोटाइप प्रमोट हो रहा है ना, रूढ़िबद्धता में लचीलापन नहीं आ रहा। तो सी ऑप्शन है लीड टू जेंडर बायस, यानी लिंग रूढ़िबद्धता बढ़ेगी इस चीज से। बायस का मतलब है पक्षपात, दोनों में से किसी एक तरफ झुके हुए हैं आप, और स्टीरियोटाइप में भी पक्षपात निहित होता है। स्टीरियोटाइप का मतलब है जो चला आ रहा हो उसी को आपने पालन कर लिया। तो स्टीरियोटाइप और बायसनेस को इंटरचेंजेबली पेपर में यूज कर लिया जाता है, दोनों का मतलब समान ही मान के चले आप, बस हल्का सा अंतर है। स्टीरियोटाइप वो जो चला आ रहा हो, बायसनेस वो जिसमें आप दोनों में से किसी के भी साथ पक्षपात कर सकते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो।